तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 गणित चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के परिचय को देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम लोगों को ये समझना है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। अब दोस्तों, रैखिक समीकरण समझने से पहले हम कुछ छोटे-छोटे चीज़ों को समझ लेते हैं, जैसे चर क्या होता है, अचर क्या होता है और व्यंजक क्या होता है, उसके बाद समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों, जो चर होता है उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, इस तरीके के अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे हुए हैं तो उसे हम चर कहेंगे। और दोस्तों, जितने भी संख्याएं लिखी रहेंगी, जैसे 1 2 3 4 ऐसे जितने भी संख्याएं लिखी रहेंगी उसे हम क्या कहेंगे? अचर। अब दोस्तों, चर और अचर देखिए, चर हमने क्या बताया? चर को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे दोस्तों एक्स वाई जेड। तो दोस्तों, जो चर है इसका मान फिक्स नहीं होता है, मतलब ये बदलता रहता है। जैसे अगर हमारे पास 2 या 3 समीकरण दिए गए हों तो दोस्तों हो सकता है कि हर समीकरण में जो चर हो उनका मान सेम हो, और दोस्तों ये भी हो सकता है कि उनके मान सेम ना हो। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो चर है इसका जो मान होगा वो फिक्स नहीं होगा, बदल सकता है। ऐसे ही दोस्तों, अगर हमारे पास अचर हो तो अचर संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे 1 2 3 4। इस तरीके से दोस्तों जो संख्याएं होंगी वो अचर होंगी, इनका मान फिक्स होता है, मतलब बदलता नहीं है। जैसे अगर किसी समीकरण में 2 है तो अगर दूसरे समीकरण में भी कहीं 2 दिखे तो दोस्तों उसका मान 2 ही होगा, बदलेगा नहीं। तो दोस्तों हम इसे कहेंगे अचर। अब दोस्तों, यदि चर और अचर के बीच में कोई उचित संक्रिया लगा दिया जाए, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, तो दोस्तों जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसे हम एक व्यंजक कहेंगे। जैसे हमने x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 2 किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 2x। तो दोस्तों 2x एक व्यंजक होगा। ऐसे ही दोस्तों, अगर हमने क्या किया, y को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा 3y, ये भी दोस्तों एक व्यंजक है। अब दोस्तों, यदि हम 2x प्लस 3y को जोड़ दें, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, उचित संक्रिया के रूप में गुणे का यूज हुआ था। अब दोस्तों यदि हम 2x प्लस 3y कर दें तो दोस्तों ये भी एक व्यंजक है। इसमें 2x और 3y के बीच में प्लस संक्रिया का यूज हुआ है। ऐसे ही दोस्तों, यदि 2x में से हम क्या कर दें, माइनस कर दें 3y, तो दोस्तों ये भी एक व्यंजक होगा। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे व्यंजक हो सकते हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे किसी व्यंजक में पदों की संख्या कैसे निर्धारित करते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई व्यंजक हो 4x प्लस 3y प्लस 5। अब दोस्तों हमें ये बताना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। जैसा कि एक व्यंजक है, क्योंकि इसमें उचित संक्रिया का प्रयोग करके, ठीक है, चर और अचर का मल्टीप्लाई करके ये बनाया गया है। इसलिए दोस्तों अब हमें ये बताना है इसमें कि इस व्यंजक में पदों की संख्या कितनी है। अब देखिए, किसी व्यंजक में जितने प्लस या माइनस के चिन्ह होंगे उतने ही पदों की संख्या भी होगी। जैसे 1 2 3, दोस्तों यहाँ पर प्लस नहीं लिखा गया लेकिन प्लस होता है। अगर यहाँ पर माइनस होता, जैसे ये -4x होता, तब तो यहाँ पर हम -4x लिखते, लेकिन ये +4x है इसलिए हम यहाँ पर पहले प्लस का चिन्ह नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से इस व्यंजक में जो पदों की संख्या होगी कितनी होगी? 1 2 3। यहाँ पर भी एक प्लस का चिन्ह होता है, इसलिए इसमें चिन्हों की संख्या 3 हो गई। तो दोस्तों इसमें पदों की जो संख्या होगी वो भी 3 होगी, यानी जो पद होंगे इसमें पदों की संख्या 3 होगी। अब दोस्तों हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों, जब किसी व्यंजक में ये उचित संक्रियाओं के अलावा बराबर के चिन्ह को भी शामिल कर लिया जाता है, तब उस व्यंजक को हम कहते हैं समीकरण। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये व्यंजक दिया गया था 2x प्लस 3y। अब दोस्तों हम इसमें इक्वल का चिन्ह लगा दें, यानी बराबर का, और इसके इक्वल में कुछ भी लिख दें। तो दोस्तों अब ये जो पूरा व्यंजक था ये हमारा एक समीकरण कहलाएगा, इस बराबर के चिन्ह लगने की वजह से। ऐसे ही दोस्तों अब हमें देखना है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की जो अधिकतम घात है वो प्रत्येक पद में 1 हो, तो उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। मतलब दोस्तों एक ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या कितनी भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोस्तों जो प्रत्येक पद हो उस समीकरण में, उसमें जो चर की घात हो वो 1 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक हम ले रहे हैं 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये एक समीकरण तो है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह शामिल है। अब देखते हैं क्या दोस्तों ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण होने के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो प्रत्येक पद होता है उसमें
जो चर की अधिकतम घात है वो 1 होनी चाहिए। जैसे इसमें कितने पद होंगे दोस्तों, तो 3 पद हैं। पहले पद में जो x की घात है वो अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर दोस्तों 1 होता है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर y की जो घात है 1 होगा, क्योंकि कोई कुछ नहीं लिखा है। तो दोस्तों ये जो दिया गया समीकरण है ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद में जहां पर चर है वहां पर इसकी घात 1 है। तो दोस्तों ये हमारा एक रैखिक समीकरण हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर हमारे पास कोई समीकरण लिखा हुआ है, मान लीजिए 3x प्लस माइनस, मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस लिखा है, माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इस तरीके से अगर कोई समीकरण लिखा हुआ है तो हमको देखना है कि ये रैखिक समीकरण है कि नहीं। देखिए दोस्तों इसमें भी x की जो घात है वो 1 है और यहाँ पर भी y की घात 1 है। तो दोस्तों इसमें जो चर है वो 2 है, कोई बात नहीं, चरों की संख्या अभी हमें चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, कोई मतलब नहीं है। जब हमें रैखिक समीकरण को बताना है तो इसमें बस इतना देखना है कि जो चर की घात है वो हमेशा 1 होनी चाहिए प्रत्येक पद में। तो दोस्तों ये भी हमारा एक रैखिक समीकरण हो गया। अब दोस्तों एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा गया है, मान लीजिए 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पर चरों की संख्या केवल 1 है, हमें बस इतना देखना है कि जो चर की घात है वो 1 है कि नहीं। अगर चर की घात 1 होगी तभी दोस्तों हम इस समीकरण को रैखिक समीकरण कहेंगे। इसमें दोस्तों चरों की संख्या कितनी भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो x की घात है वो 1 है, इसलिए दोस्तों ये क्या है, रैखिक समीकरण है। दोस्तों एक चीज, अगर कहीं पर दोस्तों इस तरीके से लिखा गया है कि xy प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आपको ये बताना है कि क्या दोस्तों ये रैखिक समीकरण है। नहीं दोस्तों ये रैखिक समीकरण नहीं है, भले ही इसमें 2 चर हैं x y, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि प्रत्येक पद में जो अधिकतम घात है वो 1 है कि नहीं। अगर दोस्तों अधिकतम घात 1 से अधिक हो जाएगा तब उसे हम रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। अब दोस्तों इस पद में अगर आप देखेंगे तो y की घात भी 1 होगी और दोस्तों x की घात भी 1 होगी, और ये दोनों एक ही पद में हैं। दोस्तों ये जो पद होते हैं, पद अलग कैसे होते हैं, जैसे जहां पर प्लस या माइनस का चिन्ह लगा होता है, जैसे 4x और 3y के बीच में प्लस का चिन्ह लगा था तो इसका मतलब 4x अलग पद है और 3y अलग पद है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर xy प्लस 2 यानी 2 और xy के बीच में प्लस का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब xy एक पद है और 2 एक पद है। अब दोस्तों एक ही पद में x की घात 1 है, y की घात 1 है, तो टोटल जो घात होगी 1 1 2 हो जाएगी। तो दोस्तों इसलिए इस पद में जो अधिकतम घात है वो 2 हो जा रहा है, तब दोस्तों इसे हम रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। हम तभी कहेंगे जब प्रत्येक पद में चर की घात 1 हो अधिकतम। अब दोस्तों हम देखते हैं रैखिक समीकरण के कुछ प्रकार। जैसे यदि किसी रैखिक समीकरण में जो चरों की संख्या है 1 है, तब दोस्तों उस रैखिक समीकरण को हम कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। और यदि दोस्तों किसी रैखिक समीकरण में चरों की संख्या 2 है तो उसे हम कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे अगर हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों जैसे अगर लिखा हुआ है कि 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो दोस्तों इस समीकरण में केवल एक ही चर है, तो दोस्तों इस प्रकार के रैखिक समीकरण को हम कहेंगे यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और दोस्तों यदि किसी रैखिक समीकरण में चरों की संख्या 2 है तो उसे हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का जो चैप्टर है वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का डिफिनीशन हमने लिखा है कि ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 हो, तब दोस्तों उसे हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। उदाहरण के रूप में दोस्तों यहाँ पर दो उदाहरण लिखे गए हैं, जैसे 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें दोस्तों जो x है और y ये दो चर हो गए, और दोस्तों इसमें जो चर की घात है वो 1 है, तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब दोस्तों हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है या फिर स्टैंडर्ड रूप क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप क्या होते हैं। तो दोस्तों इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो दोस्तों आप इसे उदाहरण से समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दोस्तों इसमें क्या है, दो चर हैं। दोस्तों ये जो उदाहरण है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें क्या है, दो चर हैं x और y। तो दोस्तों इसमें भी दो चर हैं x और y। और दोस्तों यहाँ पर x के गुणे में कोई संख्या लिखा गया है जैसे 4, तो दोस्तों यहाँ पर हमने x के गुणे में क्या लिख दिया, a। मतलब जैसे इस समीकरण में पार्टिकुलर इस समीकरण में x का गुणांक 4 है,
ऐसे बहुत सारे समीकरण आएंगे, हर समीकरण में दोस्तों 4 ही थोड़ा ना होगा। तो दोस्तों इसलिए हमने लिख दिया x इंटू ए, मतलब a की जगह पे कोई भी संख्या आ सकता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर y के गुणे में 3 लिखा था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया y के गुणे में b, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक समीकरण में y का गुणांक 3 ही थोड़ा ना होगा, कोई भी संख्या हो सकता है, तो हमने लिख दिया b। और प्लस c, यहाँ पर क्या दोस्तों +5 था, मतलब अचर पद था, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया +c। अब दोस्तों हम लोगों को इसके बारे में लिखना है कि ये क्या है। ए और बी, ए एंड बी दोस्तों ये हमारा क्या है, रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है, मतलब कोई भी संख्या हो सकता है रियल नंबर में। ऐसे ही दोस्तों जो सी है ये क्या है, हमारा अचर पद होता है। तो दोस्तों हमने इसके मानक रूप को क्या समझा कि इसका जो मानक रूप है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। और दोस्तों कभी भी ए 0 के बराबर नहीं होगा, ऐसे ही दोस्तों बी भी इक्वल 0 के नहीं होगा। क्यों दोस्तों, अगर दोस्तों ए 0 हो गया तो पूरा पूरा x वाला टर्म ही 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो दोस्तों सिर्फ क्या बचेगा, y वाला टर्म बचेगा और c बचेगा। तो दोस्तों अगर ये 0 हो गया तो एक ही चर बचेगा y, तो दोस्तों ये दो चर होगा ही नहीं, ये हो जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। ऐसे ही दोस्तों अगर y का गुणांक जो b है, अगर b 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो दोस्तों फिर से क्या बचेगा, केवल एक ही चर बचेगा, तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन दोस्तों अगर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण बताना है तो इसके मानक रूप को हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले ये लिखेंगे कि कभी भी a 0 के बराबर नहीं होगा और b भी 0 के बराबर कभी नहीं होगा। और दोस्तों फिर लिखेंगे कि a एंड b ये रियल नंबर है, मतलब a और b कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। और दोस्तों जो c होता है ये हमारा अचर संख्या होता है, कोई भी, ये भी कोई संख्या हो सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग मानक रूप पर आधारित एनसीईआरटी बुक में दिए हुए एक उदाहरण को सॉल्व करेंगे। जैसे दोस्तों दिया गया है 4 बराबर 5x माइनस 3y, और कहा क्या गया है दोस्तों, सबसे पहले हमको इसके मानक रूप में लिखना है, उसके बाद ए बी सी का मान बताना है। तो दोस्तों जब मानक रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा x वाला टर्म होता है, तो क्या करते हैं कि 4 को उस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 4। दोस्तों प्लस का 4 था, उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो दोस्तों इक्वल में 0। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि ये किस रूप का हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर a के जगह पर 5 है और b की जगह पे -3 है और c की जगह पे दोस्तों माइनस का 4 है। तो दोस्तों अब आप बता सकते हो कि a b c का मान क्या है, तुलना कर दीजिए दोस्तों मानक रूप से। तो दोस्तों x के गुणे के रूप में जो संख्या लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, a। तो दोस्तों a क्या है, a हो जाएगा हमारा 5 इसमें। ऐसे ही दोस्तों अगर हमें b का मान बताना होगा तो कैसे बताएंगे, y के गुणे में जो लगा रहेगा उसे हम b कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर y के गुणे में क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3। अब दोस्तों c हमारा क्या होता है, लास्ट वाला टर्म यानी अचर पद। तो दोस्तों यहाँ पर अचर पद क्या लिखा गया है, माइनस का 4। तो दोस्तों जो c का मान होगा वो माइनस का 4 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मानक रूप पर आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना सीखेंगे। इसे दोस्तों हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे x प्लस 2y बराबर में 6 दिया गया है, हमें इसका हल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, इसमें हमें x का मान रखना है। तो दोस्तों जब x का मान रखेंगे, कुछ जैसे कोई संख्या रखेंगे तो x वाला टर्म हट जाएगा, उसकी जगह पे कोई संख्या आ जाएगा, तो बचेगा चर y। तो दोस्तों y का मान निकल जाएगा। कैसे दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे x प्लस 2y बराबर 6 ये हमारा दिया गया समीकरण है दो चर में। अब दोस्तों हम मान लीजिए x बराबर कितना ले रहे हैं, 1। दोस्तों जब हम x बराबर 1 लेंगे तो x की जगह पर 1 रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों 2y बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1। 2y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। और y बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। तो दोस्तों हमें x का मान 1 मिला और y का मान 5/2 मिला। तो दोस्तों हम लिखेंगे कि 1 का मान 5/2। जैसे दोस्तों हम इसके पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट, तो x का मान निकला, फिर y का मान निकला, तो x के मान को पहले लिखेंगे, फिर y के मान को कॉमा के बाद लिखेंगे। तो दोस्तों एक हल ये हो गया हमारा 1,5/2। या फिर दोस्तों आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके हल को लिखने का एक और तरीका है, जैसे आप एक ऐसे बॉक्स बनाइए, फिर यहाँ पर दोस्तों आप लिखिए x और यहाँ पर लिखिए y।
तो दोस्तों जब x का मान आपने 1 लिया तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 5/2। तो आप यहाँ लिखेंगे 5/2। ऐसे ही दोस्तों फिर से आप x का मान कुछ लीजिए। जैसे इस बार हमने x का मान 0 लिया, तो दोस्तों जब x का मान 0 लेंगे तो x की जगह पर 0 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0 + 2y बराबर 6। अब 2y बराबर हो जाएगा 6 और y बराबर आ जाएगा दोस्तों 3। तो दोस्तों अब जो हमें बिंदु मिला वो क्या मिला, x के सीध में लिखेंगे 0 और y के सीध में लिखेंगे 3। या फिर दोस्तों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले x का मान फिर कॉमा लगा के y का मान, तो 0,3। ऐसे ही दोस्तों एक बार और चेक करते हैं। जैसे अब की बार हमने क्या किया, मान लीजिए x के जगह पर 2 लिया। तो दोस्तों जब 2 लिखेंगे तो x के जगह पर 2 लेंगे तो x के जगह पर 2 लिखेंगे और +2y = 6। अब दोस्तों 2y बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2, तो y बराबर 4/2। तो जो y का मान होगा वो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम बिंदु लिखेंगे, यहाँ पर हमने x बराबर दोस्तों 2 लिया था, तो दोस्तों जो हमें बिंदु मिलेगा वो 2,2 मिलेगा, क्योंकि x का मान 2 और y का भी मान 2। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2, 2। ऐसे ही दोस्तों आप जितनी बार x का मान रखेंगे हर बार आपको दोस्तों y का एक मान मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही जितनी बार हम x का मान रखेंगे उतनी बार y का मान मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इसका जो हल होगा वो अनंत होगा। मतलब ऐसे जितनी भी संख्याएं हम रखते चले जाएंगे x के, हमें उतने ही y का मान मिलता चला जाएगा। तो दोस्तों इसके जो हल होंगे वो अनंत होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिचय सीख लिया है। अब दोस्तों कल के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे।